हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने फिक्स्ड वाइज सर्किट के बारे में पढ़ा था और कलेक्टर बेस वाइज सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एमीटर वाइज या सेल्फ वाइज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एमीटर वाइज सर्किट या सेल्फ वाइज सर्किट का फिगर दिया हुआ है, जहाँ से ये इनपुट सप्लाई जाती है, ये एसी आउटपुट में मिलता है। यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस आरसी और आरबी कनेक्ट है। ये हमारा कलेक्टर है, ये बेस है और ये हमारा एमीटर है। तो यदि इस सर्किट में एमीटर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरई को कनेक्ट किया जाता है तो यह सर्किट हमारा एमीटर वाइज सर्किट या सेल्फ वाइज सर्किट कहलाता है। तो इस तरीके से जो हमारा एमीटर और ग्राउंड है, इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस आरई कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है हमारा, ये एमीटर वाइज सर्किट या सेल्फ वाइज सर्किट कहलाता है। इसमें हमारी बीसीसी है, दो रेजिस्टेंस आरसी और आरबी भी लगे हुए हैं और ये कनेक्ट हैं। अब बात करते हैं सर्किट के एनालिसिस की, एनालिसिस ऑफ सर्किट्स। तो जो सर्किट है, सर्किट का विश्लेषण करने के लिए या एनालिसिस के लिए क्या करते हैं हम, एसी लेवल को नेटवर्क से अलग कर दिया जाता है और नेटवर्क के कैपेसिटर को उसके ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है और इसे क्या करते हैं हम, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो जो सबसे पहला भाग रहता है वो हमारा रहता है इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड। तो इस तरीके से ये जो फिगर है हमारा इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड का फिगर है। ये हमारा जो मेन फिगर था उसका हाफ पोर्शन है। तो इस इनपुट साइड में हमारे जो पिछला फिगर था उसका इनपुट साइड इसमें दिया गया। तो इस इनपुट साइड में हमने क्या किया, जो हमारा इनपुट साइड है इसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से हमें इक्वेशन मिल रही है, क्या मिल रही है, बीसीसी माइनस आईबी आरबी, क्योंकि आईबी आरबी यहाँ से जाएगा तो आईबी आरबी माइनस वीवी माइनस आई आर ई। ये हमारी करंट रहेगी, ये हमारी एमीटर करंट और रेजिस्टेंस के साथ जाएगी तो आई आर ई इधर जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है और हम जानते हैं आई इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी होता है। तो हम क्या करेंगे, आई की जगह बीटा प्लस आई बी रख देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा बीटा प्लस आई बी आर ई। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। आगे हम सॉल्व करते हैं और आई बी आर ई को दूसरी साइड ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं। इसी तरीके से प्लस बीटा 1 प्लस 1, इस तरीके से माइनस बी और ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमें आई बी निकालना है तो हम आई बी को कॉमन ले लिया और आई बी यहाँ से कॉमन आ गया। ये हमारा बी सी सी माइनस बी वी रहा। तो इस तरीके से जो हमारा आई बी है वो इनपुट लूप के लिए आ गया। कितना आ गया, बी सी सी माइनस बी वी अपॉन आर बी प्लस बीटा प्लस आर ई। तो इस तरीके से जो ये हमारा सर्किट रहता है, ये इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड सर्किट होता है, जिसमें क्या है, हम इस सर्किट के इनपुट एनालिसिस को करते हैं। तो इस तरीके से जो हमें आई बी मिल जाती है, बेस करंट मिलती है, वो क्या मिलती है, बी सी सी माइनस वी वी अपॉन आर बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आर ई। अब हम बात करते हैं आउटपुट साइड या कलेक्टर एमीटर साइड, अर्थात जो इसका दूसरा साइड है वो हमारा क्या है, आउटपुट साइड या कलेक्टर एमीटर साइड। तो इसमें हमारा ये आउटपुट साइड और कलेक्टर एमीटर साइड का लूप दिया हुआ है। इस चित्र में हमारा इसका दूसरा पोर्शन शो कर रहा है, अर्थात जो आउटपुट साइड है उसको शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो ये है, इसमें भी हम क्या करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो बीसीसी माइनस आईसीआरसी और माइनस बीसीई और ये हमारा बीसीई रहा और माइनस आईसीआरई। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाता है। तो बी सी इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई आर ई। अब जो कि
जो आई है वो क्या है, जो आई है वो आई सी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, बी सी इजकल टू बी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई सी आर ई। तो इस तरीके से बी सी इजकल टू बी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई, ये इक्वेशन 3 हमें मिल गई। तो इस तरीके से जो कलेक्टर करंट रहता है इसको हम निम्न समीकरण से शो करते हैं। तो ये निम्न समीकरण क्या है हमारी, आई सी इजकल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। तो जो हमारा आई सी ई ओ रहता है वो क्या आता है, नगण्य रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या होती है, लीकेज करंट होती है। तो इस वजह से इसे हम क्या नगण्य मान सकते हैं। तो हमारा जो आई सी है ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा आई बी के। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आई सी है और बी सी ई को ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, जो हम आई सी और बी सी ई को ज्ञात करके ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति को जान सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या कर सकते हैं हम, आई सी और बी सी ई के द्वारा क्या है ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो इस तरीके से जो समीकरण 3 थी, समीकरण 3 के जरिए हमें बी सी मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा तो आई सी निकाल लेंगे और इस तरीके से हम क्या है ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बढ़ने पर बीटा के मान में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि बीटा के मान में परिवर्तन होने से क्या है क्यू पॉइंट की हमारी स्थिति जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पर बीटा के मान में परिवर्तन होने पर क्यू पॉइंट की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो समीकरण 2 थी हमारी पीछे, जिसे हमने बी सी सी निकाला था, तो मतलब समीकरण एक थी जिसमें बी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस बी बी और माइनस आई आर ई इक्वल टू 0 था। तो वहाँ से हमने इस समीकरण से हमने वैल्यूज़ रखना शुरू की। तो क्या किया हमने, आई बी आर बी को एक तरफ किया और आई बी निकाल लिया। तो आई बी हमारा कितना आया, बी सी सी माइनस बी बी माइनस आई आर ई अपॉन आर बी। तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण हो गई 5। जैसा कि हमने जो हमारी पीछे समीकरण थी वो थी बी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस बी बी माइनस आई आर ई इक्वल टू 0। लेकिन हमने क्या था वहाँ पे आई की वैल्यू बीटा प्लस 1 इंटू आई बी रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमने कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया, इसी इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल गई आई बी की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, कलेक्टर करंट आई सी बढ़ जाता है, क्योंकि लीकेज करंट बढ़ जाती है इसलिए। तो जिस कारण क्या होता है, एमीटर करंट आई वी क्या होती है, बढ़ जाती है। और एमीटर करंट आई वी के बढ़ने के कारण इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाता है, आई आर ई भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आई बी कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है आई सी भी घट जाती है। तो इस सर्किट में जो प्रोविज़न है, यदि हम क्या करें आई सी और बीटा में यदि आई सी बीटा में परिवर्तन होने के कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ता है, अर्थात जो हमारा कलेक्टर करंट है वो बीटा में परिवर्तन होने के कारण टेम्परेचर परिवर्तन होने के कारण बढ़ता है, तो क्या है यह सर्किट उसको बढ़ने नहीं देगा, अर्थात यह सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारा यह एक ग्राफ बना हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या है, हमारी लीकेज करंट बढ़ती है, आई सी ई ओ बढ़ती है। अब आई सी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। जब आई सी ई ओ बढ़ेगी, लीकेज करंट बढ़ेगा, तो लीकेज करंट बढ़ने से क्या है, हमारा कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा और कलेक्टर करंट बढ़ जाता है। इस तरीके से हमारा क्या कलेक्टर करंट बढ़ता है। तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ती है और लीकेज करंट बढ़ने से हमारा कलेक्टर करंट बढ़ता है। इसी तरीके से जो बीटा है, बीटा जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं तो उसका क्या होता है, बीटा चेंज हो जाता है। अगर ये बीटा बढ़ता है तो बीटा बढ़ने से क्या है, हमारा कलेक्टर करंट भी बढ़ता है, क्योंकि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी होता है। तो इस तरीके से यदि किसी भी कारण से, या तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण या जो हमारा बीटा है उसके बढ़ने के कारण अगर हमारा कलेक्टर करंट बढ़ता है तो क्या होगा, हमारा एमीटर करंट भी बढ़ेगा। और एमीटर करंट जब बढ़ रहा है तो हमारा एमीटर करंट आई आर ई भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो आई बी होता है वो होता है आई बी इक्वल टू बी सी सी माइनस बी बी
आई आर ई अपॉन आर वी। अब इस तरीके से जब आई आर ई बढ़ेगा तो हमारा आई बी क्या है, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें, यहाँ पे आई आर ई की वैल्यू रखें कुछ भी, ये तो हमारे माइनस है, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रखें आई आर ई की तो क्या होगा, माइनस नहीं, मतलब यहाँ पे इस तरीके से जो वैल्यू है हमारी आई बी है, तो आई बी क्या है, बी सी सी माइनस बी वी माइनस आई आर ई अपॉन आर बी। अगर हम यहाँ पे आर ई की मतलब आर ई की वैल्यू को बढ़ाते जाएँ तो बढ़ाने जाने से क्या है, ये तो घट रहा है इसमें से बी सी में से, तो अर्थात तो क्या है, हमारा जो आई बी है वो डिक्रीज होगा, और आई बी के डिक्रीज होने से क्या है, हमारा आई सी भी क्या है, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके, क्योंकि जो हमारा आई सी होता है वो क्या होता है, आई सी इजकल टू बीटा आई बी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मतलब जो हमारा आई आ रही है वो बढ़ने से हमारा आई बी घटता है, और आई बी घटने से हमारा आई सी भी घटता है। तो इस तरीके से बीटा बढ़ने पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी सर्किट के क्यू पॉइंट पर प्रभाव क्या रहता है वो हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरीके से एक बार फिर से समझेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, हमारा लीकेज करंट बढ़ रही है, और लीकेज करंट बढ़ने से हमारा कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा, क्योंकि जो हमारा आई सी इजकल टू क्या होता है, बीटा आई बी प्लस आई सी यू, जो कलेक्टर करंट है वो लीकेज करंट के योग होता है, मतलब लीकेज करंट उसमें जुड़ता है। तो इस तरीके से वो बढ़ रहा है तो लीकेज करंट भी बढ़ेगी, मतलब कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ रही है, लीकेज करंट बढ़ने से हमारा आई सी बढ़ रहा है। इसी प्रकार जब हमारा बीटा बढ़ रहा है तो बीटा बढ़ने से क्या है, आई सी बीटा आई बी भी आई बी होता है, तो आई सी बढ़ेगा तो हमारा आई सी बढ़ने से एमीटर करंट भी बढ़ता है, एमीटर करंट बढ़ने से आई आर ई भी बढ़ेगा। लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या है, आई बी इजकल टू बी सी सी माइनस बी वी माइनस आर ई अपॉन आर बी। अर्थात यदि हमारा आई आर ई बढ़ेगा तो आई आर ई बढ़ेगा तो इस इक्वेशन से हमारा आई बी डाउन होगा, अर्थात आई बी डाउन होगा तो क्या है, हमारा कलेक्टर करंट भी डाउन होगा, और क्योंकि कलेक्टर करंट क्या है, बीटा इंटू आई बी, और आई बी हमारा क्या है, बेस करंट। तो इस तरीके से यहाँ हमने बीटा बढ़ने पर या टेम्परेचर बढ़ने पर सर्किट के क्यू पॉइंट पर प्रभाव देखा। अब हम बात करते हैं एमीटर वाइज सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की। एमीटर वाइज सर्किट के लिए क्या है स्टेबिलिटी फैक्टर, तो जो हमारी समीकरण 1 है उस समीकरण 1 को हमने लिखा, तो इस तरीके से समीकरण 1 है, और जो हम जानते हैं कि आई इजकल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी, तो जैसा कि यहाँ लिखा है। अब हमने आई ई की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आई सी प्लस आई बी इंटू आर ई हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिली। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारी इक्वेशन बी सी सी माइनस आई बी आर ई आर बी, हमने इक्वेशंस को खोल लिया, आई बी आर बी और आई सी आर ई इस तरीके से आ गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, आई बी इजकल टू बी सी सी माइनस बी बी माइनस आई सी आर ई अपॉन आर आर प्लस आर ई, मतलब आर बी प्लस आर ई, ये हमारा क्या है, आर बी प्लस आर ई। तो इस तरीके से जो ये आ गई हमारी इक्वेशन वो क्या है, 6 इक्वेशन है। तो इस 6 इक्वेशन को क्या है, हम आई सी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, आई बी का आई सी के सापेक्ष अवकलन किया, ये बी सी सी और बी वी हमारे जीरो हो गए, ये आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई बचा। अब आर माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई आया। तो जो हम जानते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर एस इजकल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई सी अपॉन डी आई बी। हमारे पास डी आई बी अपॉन डी आई सी ये दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब डी आई बी अपॉन डी आई सी। तो इस तरीके से समीकरण में हम डी आई बी अपॉन डी आई सी का वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हम इनकी वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके सॉल्व किया तो हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है बीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस आर बी अपॉन आर ई। तो इस तरीके से जो ये हमारा एमीटर वाइज सर्किट रहता है तो इसके लिए ये स्टेबिलिटी फैक्टर रहता है। इसमें क्या किया हमने, सीधे सीधे इक्वेशन 1 को लिया, इक्वेशन 1 में हमने एमीटर करंट इजकल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट को रख दिया और वैल्यूज़ को रखने के बाद सॉल्व किया और हमें इक्वेशन 6 मिली। 6 इक्वेशन को हमने क्या किया, आईसी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अवकलन करने पे हमें वैल्यू मिली माइनस आर ई अपॉन आर बी अपॉन आर ई, ये क्या है डी आई बी अपॉन डी आई सी की। जो वैल्यू ये डी आई बी अपॉन डी आई सी कहाँ आता है, स्टेबिलिटी फैक्टर में आता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर की इक्वेशन के लिए हमने डी आई बी अपॉन डी आई सी निकाला। अब हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर की इक्वेशन में डी आई बी अपॉन डी आई सी की वैल्यू को रख देते हैं और रख के हमें
वैल्यू का सॉल्यूशन मिलता है एस इजकल टू बीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 1 बीटा प्लस आर बी अपॉन आर ई। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे एमीटर वाइज या सेल्फ वाइज सर्किट के गुणों की या मेरिट्स की। तो जो हमारे एमीटर वाइज सर्किट या सेल्फ वाइज सर्किट रहते हैं उसके गुणों में ये है कि यह पहला गुण यही है कि यह एक सिंपल विधि है, अर्थात यह बहुत सिंपल विधि है, बहुत सरल विधि है। दूसरा, इसकी स्टेबिलिटी जो रहती है वो फिक्स्ड वाइज से अधिक होती है, अर्थात जो हम पैरामीटर्स में परिवर्तन करते हैं, जो बीटा रहता है या टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि के होने पर क्या है, यह क्यू पॉइंट को कुछ समय तक स्टेबल रख सकता है, अर्थात स्टेबल रखता है। तो इस तरीके से ये इसकी क्या हो गई, मेरिट्स हो गई। अब हम बात करते हैं इसके दोष की, डीमेरिट। तो इसका डीमेरिट क्या है, इस विधि का जो उपयोग है वो बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। अब हम बात करते हैं, मतलब अगला हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट। तो जो पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट रहता है, इसमें इस प्रकार के सर्किट में क्या रहते हैं, 4 रजिस्टर्स रहते हैं, R1, R2, R3 और RC, जिनमें से क्या है R1, R2 को पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में प्रयोग किया जाता है। और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के कारण ही क्या है, बेस को स्टेबल वोल्टेज BB प्राप्त होती है। तो हम इसका फिगर देखते हैं। यहाँ हमारा सर्किट दिया हुआ है, यहाँ ये हमारा BCC रहा, ये हमारे रेजिस्टेंस R1, R2, RE और RC रहे। ये R1 और R2 क्या है, हमारे पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज हो रहे हैं। यहाँ हमारा कैपेसिटेंस C इन रहा, ये C आउट रहा, यहाँ हमारी AC इनपुट जा रही है, यहाँ से AC आउटपुट मिल रही है। ये हमारा कलेक्टर रहा, ये बेस और ये एमीटर रहा। ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड, जो कि एमीटर हमारा ग्राउंड हो जाता है किस रेजिस्टेंस के ज़रिए, RE रेजिस्टेंस के साथ। तो इस तरीके से ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट का फिगर रहा। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सर्किट्स की। जो एनालिसिस ऑफ सर्किट्स रहता है ये 2 टाइप का होता है, ये इनपुट साइड और आउटपुट साइड। तो इस तरीके से जो इनपुट साइड रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट साइड को हमने फिगर में शो किया हुआ है। तो इस सर्किट में इनपुट साइड के विश्लेषण को हम क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम की सहायता से करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, जो फिगर है ये, इसके पॉइंट B के लिए के बाईं ओर क्या है, सर्किट को उसके थेवेनिन समतुल्य सर्किट के से हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हमारा जो ये B रहा, इसके जो ये रहा हमारा B पॉइंट, तो इस B पॉइंट के जो बाईं ओर का सर्किट है, इसको हम क्या करते हैं, थेवेनिन समतुल्य सर्किट से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम की मदद से RTH का मान ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे अब थेवेनिन थ्योरम की सहायता से RTH का मान। तो थेवेनिन थ्योरम की मदद से RTH का मान ज्ञात करना है, या कैलकुलेशन ऑफ RTH यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन इम्पीडेंस जो रहता है, RTH रहता है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या रहता है हमारा, RTH। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या है, हम सर्किट में लगे सभी सोर्स को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं हम, सर्किट में लगी सभी सोर्सों को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात जो हमारे जितने भी वोल्टेज सोर्स रहते हैं उन सबको क्या है, शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हम थेवेनिन थ्योरम यूज करते हैं, तो इसमें जितने भी जो सोर्स रहते हैं उनमें क्या करते हैं, हम जो वोल्टेज सोर्स रहते हैं उनको तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर है ये पीछे, इसमें एक वोल्टेज सोर्स क्या है, BCC का यूज किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स BCC का यूज किया गया है। तो हम क्या है, इसको क्या कर देंगे, सर्किट कर देंगे। तो इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा R1 और R2 का एक टर्मिनल क्या है, B पर, और दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड हो जाएगा, और R1 व R2 क्या है, पैरेलल में हमारे आ जाएंगे। जो ये हमारे, इसे हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या है, ये हमारा R1 और R2 क्या है, ये हमारे एक जो टर्मिनल है B पर, और दूसरा टर्मिनल क्या है, ग्राउंड हो जाएगा, और जो हमारा R1 और R2 है ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसे हम
अभी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए फ़िगर की बात करते हैं। इस तरीके से हम ये फ़िगर प्राप्त होगा जब हम इसे ऊपर हम सॉर्ट कर दिया। तो सॉल्व करने पे ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा R1 रहा, ये R2 रहा। R2 हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया और R1 R2 क्या है, ये हमारे पैरेलल में आ जाएंगे क्योंकि ये बीच में पॉइंट है B। तो इस तरीके से जो हमारा RTH रहेगा, RTH अर्थात जो थेवेनिन थ्योरम की वजह से हम थेवेनिन इम्पीडेंस रहते हैं, तो अब थेवेनिन इम्पीडेंस के अनुसार क्या हो जाएगा, जो R1 पैरेलल हमारा R2 हो जाएगा। तो RTH इक्वल टू R1 पैरेलल R2 को हम सॉल्व करेंगे, अर्थात 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, R1 R1 प्लस R2। तो ये हमारा थेवेनिन थ्योरम की इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि हमें BTH ज्ञात करना है। तो थेवेनिन वोल्टेज है जो BTH है हमारी, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम जिस पॉइंट पर थेवेनिन वोल्टेज को ज्ञात कर रहा है उस पॉइंट को क्या करते हैं, ओपन सर्किट मान लेते हैं और उस पॉइंट पर ओपन वोल्टेज ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से हम फिगर देखेंगे, उसमें इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर है, इसमें पॉइंट बी पर क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात करना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज BTH ज्ञात करने के लिए क्या है, सर्किट को हम चित्र में प्रदर्शित किया हुआ है और वोल्टेज हमारे अर्थात जो हमारा थेवेनिन वो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल रहता है, उस नियम के अनुसार जो BTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2/R1 प्लस R2, अर्थात जिसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम वहाँ पे क्या करते हैं, उन्हीं रेजिस्टेंस को R2/R1 प्लस R2 इंटू BCC कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, जो BTH रहता है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाता है। अब क्या है, जो हमारा अगले फिगर की बात करते हैं, जो फिगर हमारा है 17, इसमें क्या है हमारा साधारण पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के रूप में। तो इसमें क्या है, हमने जो हमारा साधारण पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है तो इसको थेवेनिन समतुल्य में हमने क्या किया, प्रतिस्थापित करके किया, तो हमें इस तरीके का चित्र प्राप्त हुआ। तो क्या है, इनपुट साइड के लूप में हम क्या करते हैं, किरचॉफ नियम लगाते हैं। तो हमने किरचॉफ नियम लगाया तो क्या हो जाएगा, BTH माइनस IB RTH माइनस BB और माइनस I RE। तो इस तरीके से I इक्वल टू हमारा होता है बीटा प्लस I इंटू IB। तो इस तरीके से जो I का मान है वो समीकरण 3 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं और ये इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। इस इक्वेशन से क्या है, हमें IB की वैल्यू प्राप्त होती है, IB इक्वल टू BTH अपॉन वो BTH माइनस BB अपॉन RTH प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है इनपुट साइड के लिए। अब हम बात करते हैं आउटपुट साइड। तो ये हमारा आउटपुट साइड के लिए फिगर है, आउटपुट साइड लूप के लिए। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो इसमें प्रदर्शित किया गया है, इसमें आउटपुट साइड लूप में किरचॉफ वोल्टेज नियम हम लगा देते हैं। जैसा कि हम प्रत्येक फिगर में या प्रत्येक सर्किट में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देते हैं। तो लगाने के बाद क्या है कि तो BCC माइनस ICRC माइनस BC माइनस IRE इक्वल टू 0 हमें इस इक्वेशन से ये मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, BC इक्वल टू BCC माइनस ICRC माइनस IRE। तो इस तरीके से IC इक्वल टू I हो जाएगा और BC इक्वल टू BCC माइनस ICRC माइनस ICRC और BCC माइनस ICRC प्लस RE। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। अब करंट, जो कलेक्टर करंट रहती है IC, इसको हम शो कर सकते हैं निम्न तरीके से। जो हमारी वैल्यूज़ रहती हैं IC की, तो IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO होता है। तो जो ICEO जो हमारी लीकेज करंट है, इसे क्या करते हैं, हम नगण्य मान लेते हैं। तो हमारी जो कलेक्टर करंट वो हो जाती है किस टोटल हो जाती है बीटा IB के बराबर। तो इस तरीके से जो BC और IB का मान है, इनको अगर हम ज्ञात कर लें, तो BC और ICB का मान ज्ञात कर लें तो क्या है, हम Q पॉइंट की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, आउटपुट साइड। इससे पहले हमने क्या करा था, इनपुट साइड में हमने क्या किया, BTH को के जरिए हमने थेवेनिन थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व किया था। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर में वृद्धि व बीटा के मान में परिवर्तन से Q पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो
जो क्यू पॉइंट होता है उस पर बीटा के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसा कि जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, लीकेज करंट में वृद्धि हो जाती है। तो टेम्परेचर में वृद्धि होने से लीकेज करंट में, जिस कारण से क्या है, कलेक्टर करंट IC बढ़ जाता है। तो IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस ICEO। यदि बीटा के मान में परिवर्तन होता है तो क्या है, तब भी क्या है, कलेक्टर करंट में वृद्धि हो जाती है और एमीटर करंट का मान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या रहता है, वोल्टेज ड्रॉप IREB बढ़ जाता है। तो इसे हम इस फिगर की सहायता से समझेंगे। ये हमारा फिगर है। तो BV इक्वल टू VV माइनस BE और B इक्वल टू क्या होता है, IRE, अर्थात जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से लीकेज धारा इंक्रीज हो रही है और लीकेज धारा इंक्रीज होने से तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो IC रहता है वो बीटा IB के बराबर होता है, बीटा IB प्लस ICEO। तो BE के मान में जो हमारी वृद्धि होती है उससे वृद्धि होने पर क्या होता है, जो हमारा BV का मान रहता है उसमें हमारी कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा IB बेस करंट घट जाता है और IC में वृद्धि नहीं होती। अर्थात जब हम IC में जो होने वाली वृद्धि है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या, हम IB का मान स्वयं ही घट जाता है। तो इस तरीके से क्या रहता है, जिससे IC में वृद्धि नहीं होती। अर्थात अगर हम यहाँ देखें फिगर से, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लीकेज करंट इंक्रीज हो रही है, लीकेज करंट इंक्रीज हो रही है तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से अगर हमारा बीटा जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो भी क्या है, हमारा IC कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है। तो IC इक्वल टू एमीटर करंट लगभग बराबर होती है। तो एमीटर करंट भी क्या है, इंक्रीज होगा और एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो IRE इंक्रीज होगा। लेकिन जो BV इक्वल टू होता है BV माइनस IRE होता है। अब IRE यहाँ पे अगर बढ़ता है तो क्या रहेगा, हमारा BV डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा वैल्यू IRE की बढ़ेगी वो क्या होगी, BV में से घटेगी, तो BVE हमारा क्या है, डिक्रीज होगा। तो इसके डिक्रीज होने से क्या है, हमारा IB डिक्रीज होगा और IB के डिक्रीज होने से हमारी कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमारे बेस करंट डिक्रीज होता है और बेस करंट डिक्रीज होने के साथ साथ क्या है, हमारी कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि जो टेम्परेचर और बीटा में परिवर्तन से IC पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात IC भी क्या है, डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से ये हमारा टेम्परेचर और बीटा में परिवर्तन पर IC पर इफ़ेक्ट है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की। एक से हमारी जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आया था वो हमारा था RTH इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 और जो थेवेनिन वोल्टेज समीकरण 2 से थी वो थी BTH इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 BCC और समीकरण 3 से क्या था, BTH इक्वल टू IB RTH माइनस BV इंटू IRE और IE इक्वल टू हमारा होता है IC प्लस IB। हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया IE की वैल्यू रखी, इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा IB इक्वल टू कितना आया, BTH माइनस BV माइनस ICRE अपॉन RTH प्लस RE। तो इस तरीके से ये हमने वैल्यूज़ को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन हमें 6 मिली। तो इस तरीके से जो 6 इक्वेशन रहती है इसको हम क्या करते हैं, IC के सापेक्ष अपकलन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो IC के सापेक्ष अपकलन किया तो इसमें हमें ये चीज़ें मिली। अब यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया, कुछ वैल्यूज़ रह गई। तो वैल्यूज़ रहने के बाद क्या आ गया आंसर, माइनस IRE अपॉन RTH प्लस RE। तो स्टेबिलिटी फैक्टर S इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। तो इस तरीके से DIB अपॉन DIC का हमने मान रखा। तो S इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस RE अपॉन RTH प्लस RE। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से जो हमारा S की वैल्यू आई, S इक्वल टू स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस RTH अपॉन RE अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस RTH अपॉन RE। तो इस तरीके से ये हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया, किसका, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की, कि इनके क्या मेरिट्स, इनके क्या गुण होते हैं। तो जो पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट रहता है इसके गुणों में जो क्यू पॉइंट को हम क्या इस पर स्टेबल बनाता है और टेम्परेचर या बीटा में परिवर्तन होने पर क्या है, क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं होता और R1 और R2 के कई कॉम्बिनेशन इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। तीसरा है इसका गुण कि इसमें केवल एक DC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से ये हमारे पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट के गुण हो गए। अब हम बात करते हैं इसके दोष या सीमाओं की, कि पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट की क्या सीमा है। तो ये जो इसका सर्किट है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, अर्थात कठिन होता है।
अगर हम विभिन्न मतलब बाइसिंग सर्किट्स की तुलना करें तो जैसे हमारे पास जो अभी 4 बाइसिंग सर्किट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, फिक्स्ड वाइज सर्किट, कलेक्टर बेस वाइज सर्किट, एमीटर वाइज या सेल्फ वाइज सर्किट या और पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट। तो इनके जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो जो हमारा फिक्स्ड वाइज सर्किट, कलेक्टर बेस वाइज सर्किट और एमीटर वाइज या सेल्फ वाइज सर्किट हैं, ये क्या है, हमारे सिंपल हैं, सरल हैं। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट है ये क्या है, हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इसके अलावा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा फिक्स्ड वाइज सर्किट रहता है उसकी स्टेबिलिटी अस्थिर रहती है, जबकि जो हमारा कलेक्टर बेस वाइज सर्किट रहता है उसकी जो वो रहती है स्टेबिलिटी, वो क्या है, फिक्स्ड वाइज सर्किट से अधिक रहती है। और जो हमारा कलेक्टर बेस वाइज एमीटर वाइज सर्किट रहता है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कलेक्टर बेस वाइज से अधिक रहती है। जबकि जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट रहता है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहती है, सबसे अधिक रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे हमने चारों टाइप की बाइसिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ा था और इनके बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। थैंक यू।